साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 10th NCERT का एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चों को हमेशा ये घुमाता है और एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का ये तो फिक्स है कि आता ही है। तो इसी को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी को सोल्व करना है। तो पहले मैंने इसे लिख लिया कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः जब परिमेय संख्याएं होगी तो वो P/Q के रूप में होगी। तो √3 बराबर P/Q बराबर √3 या √3 बराबर P/Q, वेयर जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगी। एवं P और Q सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं कहने का मतलब जिसका HCF 1 होता है, यानी जिसका उभनिष्ठ गुणनखंड जो हो केवल और केवल 1 हो। अब बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब P²/Q² बटा बराबर यहाँ पे 3, फिर P²/3 बराबर Q²। यहाँ P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगी। अगर माना कि P बराबर 3m कोई इंटीजर है, m की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। N O P Q, मतलब P नहीं ले सकते हैं, PQ को नहीं लेंगे क्योंकि PQ जो है इसमें हमारा ऐड है। कुछ भी ABCD कुछ भी, क्योंकि हमारा इंटीजर है। अगर हम इतना मानते हैं तब हम इस P का जो वैल्यू है, ये जो हमारा P का अभी अब मैंने जो वैल्यू लिखा, इसको अगर हम इसमें रखें, अगर इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इसको इक्वेशन अगर 2 मान लिया जाए, तो अगर इसमें इसका वैल्यू रखें तो 3m यहाँ का स्क्वायर बटा 3 बराबर Q²। यहाँ लिखते हैं तो यहाँ 9m² बटे 3 बराबर Q²। यहाँ 3m² बराबर Q², m² बराबर Q²/3। यहाँ Q² 3 से डिविजिबल है, इसलिए Q भी
3 से डिविजिबल होगी। अगर P और Q 3 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि P और Q का एक और गुणनखंड है जो 3 है, लेकिन हमने जो माना था कि यह सह अभाज्य हैं जिसका केवल और केवल गुणनखंड जो होता है से 1 होता है। अतः इसमें एक गुणनखंड 3 है जिससे हमें विरोधाभास प्रकट होती है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। √3, √5, √2 ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय हैं। इस प्रकार से हम इसे लिख रहे होंगे और यही सही आंसर होगा और ये आपको 3 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसे ठीक से समझ लें। वीडियो को अगर समझ में ना आए तो 1-2 बार और देखें, तब आपको समझ में आएगी। यहाँ कहा कि सह अभाज्य हैं जिसका अवनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, लेकिन इसमें हमें एक और गुणनखंड मिला जो 3 है, जिससे हमें यह विरोधाभास हो रहा है कि जो हमने माना था कि यह परिमेय है, वो वास्तव में परिमेय कब होता? जब केवल और केवल एक उभनिष्ठ होते हैं, गुणनखंड 1 होता। लेकिन यहाँ तो एक 3 भी आ गई, जिसके कारण हमारी मान्यता जो है से गलत हो गई और यह परिमेय ना होकर अपरिमेय हो गया। तो इसे आप देख लीजिएगा ठीक से। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF ज्ञात करने के लिए आपको 2 मार्क्स का आएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है कैसे कार्य करता है इसको हम देखेंगे। इसमें साथियों आपको करना क्या है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक वही प्रोसेस इसमें भी होता है। बड़े वाले को बाहर लिख दिया जाता है और छोटे वाले को बराबर के स्थान पर रख दिया जाता है और इससे इसे डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद कुछ भागफल आएंगे, उसे यहाँ गुणनफल में लिख दिया जाता है। तो हम अगर इसको देखते हैं तो 2 70 आ जाते हैं अगर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो, लेकिन हमारे पास तो 225 है, इसलिए 1 टाइम प्लस यहाँ हमें 90 प्राप्त होती है। फिर अब हमें करना क्या होता है कि जो भाजक होता है उसे बाहर लिख दिया जाता है। अब हम इसे उठाकर यहाँ और जो रिमेंस है उसे यहाँ डाल देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसके करीब पहुँचाने के लिए। यानी 90 में अब कितने से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 प्लस हमें कितना मिल जाएगा
तो 45 और फिर इसे यहाँ पहुँचाते हैं और यहाँ 90 बराबर रिमेंस को फिर यहाँ पे लाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि 2 टाइम से जाता है और फिर रिमेंस 0। हम HCF तब तक फाइंड नहीं कर पा रहे होंगे जब तक हमारा रिमेंस शून्य नहीं आ रहा होगा। जब हमारा रिमेंस शून्य आ जाता है तो हमारा HCF जो है वो क्लियर हो जाता है। इस प्रकार जो यहाँ पे जो वीडियो पॉज हो गई थी तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये 45 होगा यही हमारा HCF हो जाएगा। इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। इस प्रकार से हम प्रश्नों को कर रहे होंगे और इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ मैंने √3 को सिद्ध किया है, वहाँ आपको √2 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 7 मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकते हैं। तो बच्चों इससे घबराना नहीं है। सेम पैटर्न, सेम मेथड, सेम कंडीशन जो है वही आपको वहाँ करना है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो आपको ऐसे ही करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो हम आशा करेंगे कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे लिए यही बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। और अब एग्ज़ाम की टाइम ज़्यादा नहीं बची है, कृपया ऐसे पढ़ाई करें ताकि नंबर्स जो हैं 90+ तो आ ही जाए। और कुछ नहीं साथियों, एग्ज़ाम की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग एग्ज़ाम में लगे रहिए और मैं आपको ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी करवाता चलूँगा। कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़िए जो काम की हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लें। थैंक यू साथियों।